तो बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाएं। आदिपुरुष में मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों मनोज मुंतशिर को लोगों ने इतना ट्रोल करा और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कम खींचा इस कीचड़ में। बेचारा मनोज बस बलि का बकरा बन के रह गया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बस दूर खड़े देखते रहे कि हम पे जितना कीचड़ कम आए उतना अच्छा। और मनोज मुंतशिर ने जिस नॉनसेंस तरीके से फिल्म को डिफेंड करने की कोशिश करी, उससे समझ में आ गया कि इस बंदे का दिमाग कितना फर्जी है ज्ञान की दृष्टि से। नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया। बंदे को यही नहीं पता था कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसपे रिसेंट हिस्ट्री में किसी देश का कब्जा ही नहीं रहा है। ब्रिटिश रूल के टाइम भी नेपाल फॉर्मली ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था, पर मनोज को तो गू खाना ही था। अब समझ लो मनोज को हिंदू माइथोलॉजी का कितना ही ज्ञान होगा। मैं एक राइटर हूँ और पिछले 17 साल से टीवी और फिल्म्स के लिए काम कर रहा हूँ। फिल्मी दुनिया में राइटर की कोई औकात नहीं होती है। अगर कोई फिल्म बन रही है तो उसमें सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर होता है जो स्क्रिप्ट में कहीं भी कभी भी उंगली कर सकता है और करता भी है। उसके बाद डायरेक्टर, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ज़्यादा पावरफुल होता है सुपरस्टार। इंडियन फिल्म्स के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स अक्षय कुमार टाइप्स स्क्रिप्ट को किरदार और कहानी के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से लिखवाते हैं कि फिल्म में बस मैं दिखूं। फिल्म के जो सबसे पावरफुल डायलॉग्स हैं वो बस मैं ही बोलूंगा, और अगर गलती से कोई पावरफुल डायलॉग किसी दूसरे किरदार के पास रह जाए तो वो एडिट टेबल पे कटवा दिया जाता है। और जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या सुपरस्टार की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है कि हमें स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का राइटर से कोई लेना देना नहीं होता है 90% टाइम्स इंडियन फिल्म्स में, क्योंकि उसे लिखने ही नहीं दिया जाता है। उंगली करी हुई स्क्रिप्ट में फिर से कभी भी कहीं भी उंगली कर सकता है सुपरस्टार, और बेचारा राइटर बस देखता रहता है उंगली को होते हुए। जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो राइटर को छोड़ के सब राइटर हो जाते हैं मीटिंग्स में, और राइटर बस टाइपराइटर बन के रह जाता है। ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ट्रोल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रभास को किया जाना था। मनोज तो बेचारा टाइपराइटर है बस। एक फिल्म में राइटर को कम से कम कितना पेमेंट होना चाहिए एज पर स्क्रीन राइटर एसोसिएशन? प्रोड्यूसर का एक जुमला मैं हमेशा सुनता हूं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है वो ये, हम एक बिग बजट फिल्म या टीवी बना रहे हैं पर हमारा राइटिंग का बजट कम है। मुझे आज तक कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिला और ना ही मिलेगा जो कहे कि बिग बजट फिल्म या टीवी बना रहे हैं, बोलो कितना लोगे। एज पर विकिपीडिया आदिपुरुष का बजट 500 से 700 करोड़ तक बताया गया है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि स्क्रिप्ट पर 1 करोड़ भी खर्च नहीं हुए होंगे। और जब आप काम की सही कीमत और काबिलियत पर कॉम्प्रोमाइज की मुद्रा में आ जाते हैं, स्क्रिप्ट को रद्दी के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो आदिपुरुष जैसी रद्दी फिल्म ही आपके सामने आएगी। चले ना, अभी तो और चलेगी। द स्क्रीन पत्ती TSP एक यूट्यूब चैनल है जिसपे एक स्पूफ दिखाया गया था। सलमान की सुल्तान फिल्म बन रही थी और संजय दत्त सलमान से मिलने आता है सेट पर। दोनों ने पी रखी है और बतिया रहे हैं दोनों। टेबल पर सुल्तान की स्क्रिप्ट है जिसपे मूंगफली के दाने रखे हैं जो संजू और सल्लू खा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट की उपमा यहाँ क्या बनी? टिश्यू पेपर ना। स्क्रिप्ट की हैसियत स्टार्स और प्रोड्यूसर के सामने क्या होती है और क्यों मैं स्क्रिप्ट को रद्दी बोल रहा हूँ, आप अब अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म की राइटिंग जिसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं वो फिल्म की रीढ़ की हड्डी होती है, और ये बात फिल्म बनाने वाले भूलते जा रहे हैं। मैं आपको कुछ जुमले बताता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर है और कैसे स्क्रिप्ट को अनदेखा किया जाता है। जैसे कि फिल्में तो एडिट टेबल पर बनती हैं। एक जुमला है, सुपरस्टार अपने दम पे फिल्म हिट करा देता है। सलमान, शाहरुख जैसों के लिए ये जुमला खूब यूज होता था। फिर कॉर्पोरेट्स वाले कि खूब जम के पब्लिसिटी प्रमोशन करेंगे, 3 दिन पैसा इन। फिल्म का म्यूजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भाई मेरे, लिखा जाएगा तभी तो शूट होगा ना, म्यूजिक बनेगा, फिर कहीं जाके एडिट टेबल का नंबर आएगा, फिर कहीं जाके पब्लिसिटी प्रमोशन। तो इस तरह की कई नॉनसेंस बातें हैं जो स्क्रिप्ट पर से ध्यान खिसका देती है फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का, और स्क्रिप्ट की कीमत को कम आंका जाता है। हाउ टू किल द स्क्रिप्ट? सबसे पहला असरदार तरीका, किल द कैरेक्टराइजेशन। आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को देखिए, सब एक दूसरे से अलग हैं।
आदतों में, फैशन में, चॉइस ऑफ फूड में, बोलने में, चलने में, एटसेट्रा। किरदारों में इसी फर्क को कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है और ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर को केस स्टडी कहा जाता है, जिसे एक्टर किरदार निभाते हुए फॉलो करता है। इरफान और नवाज के कुछ इंटरव्यू मुझे याद आ रहे हैं। इरफान को समझ में नहीं आ रहा था कि पान सिंह तोमर के कैरेक्टर को कैसे निभाया जाए, केस स्टडी में किसे फॉलो किया जाए। फिर फिल्म की यूनिट का एक बंदा था जिसे इरफान खान ने एज अ केस स्टडी फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर सडनली जिस दिन शूटिंग थी उसके एक दिन पहले कुछ नए रिक्रूट्स को बुलाया गया एंड सडनली 15-20 लोग ऐसे चल के आ रहे थे और मैं और दिवांशु बैठे हुए थे और मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा अरे देखो वाला पान सिंह। जब आपने पहली बार पढ़ी? जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने ना सीधा अपने गांव चला गया। मतलब मेरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली और सीधा मेरा जो दिमाग था, जो माइंड था मेरा, सीधा अपने गांव चला गया। थोड़ा वो उस तरह के एटीट्यूड के लोग मेरे गांव में रहते थे एक्चुअली। इरफान और नवाज को सुन के लगा आपको कि आजकल के पॉपुलर स्टार्स इस प्रैक्टिस को फॉलो करते होंगे। फिल्मी स्क्रिप्ट में राइटर जो दुनिया बनाता है वो एक आम दुनिया जैसी ही होती है, बस उसे थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट देना होता है टू ऐड एंटरटेनमेंट। पर उसका मतलब ही इस कदर गलत निकाला हुआ है कि हमारा हीरो सुपर हीरो ना होते हुए भी 15-20 लोगों को चुटकी बजाते पीट देता है। फिर वो चाहे दबंग हो या सिंघम हो या आदि पुरुष हो या और भी इस तरह की कई फिल्म है। अगर आदि पुरुष रामायण पर बेस्ड ना होती तो कोई भी उसके डायलॉग को नोटिस करता क्या ना। अब आप दबंग के सलमान को उठा लीजिए या बाहुबली के प्रभास को या साहू के प्रभास को या सिंघम के सूर्या को या अजय देवगन को। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बाधे का। ये किरदार कम बकचोद ज्यादा लगते हैं, मुंह खोलते ही एक ऐसी लाइन बोल देना चाहते हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब ना हो। लेकिन तुम लोगों के लिए तो सिर्फ मैं ही काफी हूं, क्योंकि कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो उसके लिए एक शेर ही काफी होता है। कभी जो लगता है वो होता है और जो होता है वो लगता नहीं है। पूरी फिल्म को पावरफुल डायलॉग के नाम पर वर्बोस और बॉम्बास्टिक लाइन से भर दिया जाता है। You mean मेरे जैसा कोई काबिल, हैंडसम, गुड लुकिंग, रिच, फिट, विराइल, पोलाइट, लवेबल, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, रोमांटिक फिल्म में डायलॉग्स का बकचोदी और बकलोली के नाम पर कत्ल हुआ है। क्योंकि इस तरह की फिल्में हिट हो जाती हैं तो फिल्म इंडस्ट्री की भेड़चाल शुरू हो जाती है। आपको याद है एक फिल्म आई थी भेजा फ्राई, हिट फिल्म थी, बजट मात्र 65 लाख। फिर उस भेड़चाल में इस तरह की ना जाने कितनी फिल्में आई और सब फ्लॉप। जब सब्जेक्ट ओरिजिनली ही नहीं होगा तो जनता अच्छे सिनेमा की उम्मीद कैसे लगा सकती है, इसीलिए फिल्में ज्यादा फ्लॉप होती है। पिछले 10 साल में सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करूं तो 2500 से ज्यादा फिल्में आई होंगी। और आपको कितनी याद है जो इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स राइटिंग के हिसाब से ग्रेट लगी हो आपको? सोचिए, एक लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस कदर कचरा बन रहा है फिल्मों के नाम पर। About how there was a meeting of the two unions to discuss this, and the representative for the Directors Guild was Steven Spielberg, and the representative for the Writers Guild was William Goldman. And Spielberg got up and he said, half the time I discover the source material, I marry it to the writer of my choice. I guide that writing process. I cast the film. I design every shot. I am the head of every department, even though every department has a head. I sit in charge of editing. I sit in charge of scoring. Every frame of this film has my imprint on it. How the hell is it not a film by me? And the story goes that William Goldman came up on the dais with 120 blank pages, threw it in front of Spielberg and went, direct that.